अस्सलाम वालेकुम। आज जियो न्यूज के साथ के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। NA 149 के ज़िमनी इंतखाबात आज मुल्तान में हुए और बहुत दिलचस्प ये इंतखाबात थे और इंतखाबात के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। इस हल्के में अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के बारे में हम बात करें तो 3,41,000 से ज़ायद यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, शाम 5 बजे ख़त्म हुई और ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर जावेद हाशमी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस हल्के में कुल 17 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ खुद तो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की दरपर्दा हिमायत करती रही। इसमें जावेद हाशमी की हिमायत भी की मुस्लिम लीग नून की जानिब से और जावेद हाशमी आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं, मगर ये इंतखाबात खासी अहमियत के हामिल तो नहीं होंगे मगर खासी दिलचस्पी के हामिल सना जरूर। इसे पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा था, क्योंकि एक जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने इन इंतखाबात का बायकॉट किया था, लेकिन दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर जो कि इससे पहले 2008 और 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ते रहे हैं और दोनों बार वो हारे थे जावेद हाशमी के मुकाबले में। इस बार तहरीक इंसाफ खुलकर सपोर्ट करी थी। एक जलसा भी किया गया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान भी शरीक हुए थे और आमिर डोगर को सपोर्ट भी उन्होंने किया था। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जावेद हाशमी जरूर इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद, लेकिन मुस्लिम लीग नून दरपर्दा उनकी हिमायत कर रही थी। खुलकर हिमायत उनकी जानिब से नहीं की गई, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जावेद हाशमी साहब को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा सके। इसलिए असल में कांटेदार जो मुकाबला था वो तवक्को की जाती थी कि जावेद हाशमी साहब और आमिर डोगर के दरमियान। जी हाँ, और जावेद हाशमी अब से कुछ देर पहले बाकायदा मीडिया के सामने कुछ ऐलानात भी कर चुके हैं, उस पर हम बात जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त मुल्तान में सूरत हाल क्या है, गिनती जो जारी है वोटों की क्या साबित कर रही है, जमशेद रिजवानी ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात मालूमात क्या हैं? ताज़ा तरीन मालूमात तो ये हैं कि तकरीबन 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट आया है और इसमें जितना गैप है मखदूम हाशमी का और मलिक आमिर डोगर का, वो ये साबित कर रहा है कि शायद जब मुकम्मल रिज़ल्ट आए तो सिर्फ परसेंटेज पे तो फ़र्क हो सकता है, शायद तादाद जो वोटों की हो उस पर रिज़ल्ट पे हो, लेकिन ऐसे लगता है कि जावेद हाशमी साहब ने जिस मीडिया से टॉक किया है और उन्होंने कहा है कि इब्तदाई नताइज से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि मैं शायद शिकस्त खा रहा हूँ, तो ये एक सिग्निफिकेंट बात है। जावेद हाशमी की पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी शिकस्त है और उन्होंने जिस अंदाज़ में सीरियस अंदाज़ में ये इलेक्शन लड़ा और जिस अंदाज़ में उनकी सियासत पिछड़ रही है और जिस अंदाज़ में उन्होंने असूलों की बुनियाद पर पार्लियामेंट में इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद ये कहा कि वो लोग जो हैं वो मुझे इस पर मुल्तान के हल्के के अवाम मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन शायद मुल्तान के इस हल्के के अवाम ने उन्हें उतनी सपोर्ट नहीं दी जितनी वो तवक्को कर रहे थे। जी अच्छा, ये बताएं कि जो इलेक्शंस हैं ये कितने शफाफ करार दिए जा सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर पोलिंग हुई है? देखें, जो इलेक्शन के हवाले से किसी भी उम्मीदवार ने कोई बड़ी जो 3 या 4 बड़े उम्मीदवार थे, किसी ने भी इलेक्शन के हवाले से जो हमने पूरे दिन कैंपेन की, हमारे रिपोर्टर्स ने की, उसमें से किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि कोई इलेक्शन में बड़े पैमाने पे कोई धांधली हुई है या फिर कोई बेज़ाब्तगी है इलेक्शन कमीशन की सतह पर। ये हाँ, मलिक आमिर डोगर ने यह ज़रूर कहा कि सरकारी जो मदाखलत हुई है और सरकारी जो इदारे हैं वो किसी हद तक जावेद हाशमी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जहाँ तक इलेक्शन के इनाकात के हवाले से है, जो पोलिंग के इंतज़ामात के हवाले से हैं, उसकी मलिक आमिर डोगर ने भी कोई मलिक आमिर डोगर ने भी उसकी कोई शिकायत नहीं की। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके कैंप्स में आप कैसा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जावेद हाशमी साहब शाम को ही ये कह चुके हैं कि अगर मैं हार जाता हूं तो फैसला खुले दिल से तस्लीम कर लूंगा। कुछ उनके कारकुनान में क्या मायूसी नजर आ रही है वहां पे? देखें, जो मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर एक जश्न का समा है, उनके जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं और उनके जो सिंपैथिस्ट हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त जश्न मना रहे हैं। उनकी रिहाइशगाह पर डांस कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनके जो मद्दे मुकाबिले हैं जावेद हाशमी, उनके घर पर उनके करीबी साथी तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर वो माहौल नहीं है जो मलिक आमिर डोगर के घर पर है। लगता है कि जैसे जावेद हाशमी ने मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने ये कहा
کہ میں ابتدائی نتائج سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید میں یہ الیکشن ہارا ہوں، تو اس کے وہاں پہ جو گھر میں جو مجموعی طور پہ جو ماحول تھا، جو ان کے ورکر یا سپورٹر تھے، وہ ان کے بہت قریبی لوگ تو موجود ہیں، لیکن جو بڑے پیمانے پر جو وہاں پہ ان کے ساتھی موجود ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ اتنے اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. لگتا ہے نتائج کے حوالے سے وہ مایوس ہو رہے ہیں اب. جی ٹھیک ہے. اچھا جمشید، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آج پورے دن ہم نے دیکھا کہ مجموعی طور پر انتخابات کو پرامن کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدھ حلقے میں خاص طور پر جو خواتین کا حلقہ تھا 132 پولنگ اسٹیشن نمبر، وہاں پر کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے تھے، وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا کہ وہاں پر کیسی صورتحال رہی تھی. دیکھیں صرف وہ بھی آخری 1 گھنٹے میں جا کر جو شمس آباد میں جو پولنگ اسٹیشن ہے 132 وہاں پر یہ ہوا تھا. وہاں پہ شکایت ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو مسلم لیگ کی جو خواتین کارکن ہیں انہوں نے شکایت کی تھی کہ یہاں پر جو ہیں ملک عامر ڈوگر کے جو ساتھی ہیں بابر شاہ، انہوں نے آ کر وہاں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے یا ان کے ووٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس پر مسلم لیگ نواز کی جو مقامی قیادت ہے ان کے لوگ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور یہاں پر جبکہ ان کے طارق نعیم اللہ اور پی ٹی آئی کے ساتھی وہ بھی یہاں پہ پہنچے، تو دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی دونوں فریقین کے درمیان. لیکن بعد میں رینجرز آ گئی اور اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ وہاں پہ معطل رہی پولنگ. اس کے بعد پھر بحال ہوئی اور اس کے بعد اب وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. اب ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا انتخاب مجھ پر پرامن کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایک اکا دکا واقعات ضرور ہوئے تھے جہاں پہ تھوڑا سا تناؤ ٹینشن دیکھنے کو ہمیں ملی تھی، اور اسی پوری صورتحال پر خاص طور پر آج کا جو ضمنی انتخاب تھا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آج کے انتخاب کے بارے میں کیا کہیں گے، ووٹرز ٹرن آؤٹ آپ کو کیسا لگا؟ آف کورس ووٹر ٹرن آؤٹ تو بڑا کم ہے، اور خاص طور پر ایسا لگا کہ روتکی اور قریشی اور یہ ہنو کا چھجا، اس کی ووٹنگ پرسنٹیج تو بہت کم تھی. اس شہر کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، ہمارا باپ دادے کا یہاں کاروبار ہے دھاگے کا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ دونوں پارٹی لیڈرز نے مختلف سپورٹ سے الیکشن لڑا، تو اس لیے وہ انفراسٹرکچر کھڑا نہیں کر سکے یا وہ سپورٹ نہیں لے سکے ورکرز یا ووٹ نکالنے کی جو ایک کینڈیڈیٹ لیتا ہے عمومی طور پہ. شیخ صاحب، تحریک انصاف نے تو بھرپور سپورٹ کی. عامر ڈوگر صاحب ملتان کے جلسے میں ہی موجود تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب بہت ایکٹیو بھی رہے. اس کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا، کیوں؟ دیکھیں، یہ سارا کریڈٹ آپ اس الیکشن کی جیت کا شاہ محمود صاحب کو دیں، عمران خان صاحب نے. میں آپ کو پریکٹیکلی کہہ سکتا ہوں اس الیکشن میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اگر وہ چاہتے تو وہ ہاتھ پکڑ سکتے تھے وہاں عامر ڈوگر کا اس جلسے میں، بٹ انہوں نے نہیں کیا. اور یہ ساری جیت جو ہے یہ اس الیکشن کمپین کو شاہ محمود صاحب نے چلایا ہے. جی مگر شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بینر تو موجود تھا جس کے نیچے عامر ڈوگر تھے، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے اور آپ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تحریک انصاف پاپولر ہو رہی ہے. اس کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہنا یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کینڈیڈیٹس کا سٹرکچر ہے. دونوں کینڈیڈیٹ نے، میں نے آپ کو اشارتاً کہا نا، میں احتراماً پارلیمانی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں کینڈیڈیٹ نے ٹرن لیا اپنی اپنی پارٹی سے. تحریک انصاف کے یوتھ نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو سپورٹ کی، ورنہ پیپلز پارٹی کا تو جو برا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام گیلانی صاحب نے وہاں بریجز، انڈر پاسز، اور اس کے تینوں بیٹے، ایک ایف ڈین میں آ گیا، دوسرا قتل میں آ گیا، تیسرا طالبان میں ہے، اس کا بھی ایک اثر معاملہ ہوتا ہے ہمدردی کا. لیکن پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو گئی، وہاں پہ کوئی اس کا عشر شیر بھی نہیں آیا. ورنہ میرا خیال تھا کہ 7-8 ہزار ووٹ جو ہے یہ جاوید صاحب لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے ون وے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو اور مسلم لیگ نون کو. اچھا شیخ صاحب، ایک جانب 2 جماعتیں اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، دوسری جانب حکومت یہ کہتی ہے کہ چند ہزار لوگوں کے مطالبات کے اوپر حکومتیں تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں. آج کا جو انتخاب تھا وہ کیا ثابت کرتا ہے قومی سطح کے اوپر؟ کہ دھرنے کا اثر ہے، اور دھرنا وہ کہتے ہیں 5-7 ہزار لوگ ہیں، 500 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں. یہ اس حکومت کو بالآخر 2-3 مہینے میں آپ دیکھ لیں گے. آپ بھی اپنی صورتحال کو اثر نو غور کریں، صلح صفائی کریں، ہر طرف امن کا جھنڈا اٹھائیں. یہ حکومت نہیں چل سکتی. میں ملتان میں تھا الیکشن کمپین میں، مجھے پی ایم ایل این کے ایم این ایز ملے ہیں، ایم پی ایز ملے ہیں. ابھی میں جا کے خان صاحب کو اس کی بات کروں گا جا کے کنٹینر پہ کہ پارٹی میں بہت بڑی ہلچل ہے.
محرم کے بعد آپ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر بہت بڑا طوفان اٹھ رہا ہے. یہ چائے کی پیالی کا طوفان نہیں ہے. لوگ ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. سیاستدان جو ہوتا ہے یا ایم این اے جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ووٹ ہوتا ہے, ایک رائے عامہ کا ووٹ ہوتا ہے. آج دیکھیں نا گیلانی صاحب جیسا سٹرونگ کینڈیڈیٹ جس نے یہاں پہ نواز شریف کو شکست دی, اس کا کہیں ذکر ہی نہیں کر رہا کوئی چینل کہ یہاں ان کا بھی کینڈیڈیٹ تھا. یہ وہی حلقہ ہے جہاں گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ شکست دی. جی سو اس کا آپ دیکھیں کہ لوگوں نے بہت بڑا دھرنے کا اور کنٹینر کا اثر ہوا ہے. اگر اب محسوس نہیں ہو رہا تو 3 مہینے 2 3 4 مہینے کے اندر بڑا واضح فرق آ جائے گا اور بڑی واضح تبدیلی آ جائے گی. اچھا شیخ صاحب یہ بتائے گا, جاوید ہاشمی صاحب اگر آج کا انتخاب حتمی طور پر ہار جاتے ہیں تو ان کی سیاست کے اوپر کتنا اثر پڑے گا, کیونکہ اس حلقے سے 2 مرتبہ پچھلے 2008 اور 2013 میں وہ منتخب بھی ہوتے ہیں, چند مرتبہ ہارے بھی ہیں, لیکن اس وقت جو سچویشن تھی تحریک انصاف سے نکلنے کے بعد ان کے لیے آج اس انتخاب میں جیتنا کتنا امپورٹنٹ تھا, اور اگر ہار جاتے ہیں تو کتنے منفی اثرات پڑیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں پڑتا جی. آج کل الیکٹرانک میڈیا کی سیاست ہے. اتنا بڑا میڈیا کا چھٹا بیری بیڑا ہو گیا الیکٹرانک میڈیا, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. میں نہیں سمجھتا, لیکن وہ جو جاوید ہاشمی صاحب آج تک جاوید ہاشمی صاحب بذات خود انفرادی طور پر انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. جیسے ہم نے 3 4 انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں, ایک ہارا بھی ہے, لیکن ہم نے 2 3 الیکشن لڑے ہیں اپنے تائیں, وہ انہوں نے کبھی نہیں لڑا. کسی نہ کسی سپورٹ میں انہوں نے ہمیشہ الیکشن لڑا. یہ الیکشن, اور یہ کوئی پہلی ہار نہیں ہے جاوید ہاشمی کے لیے. میں نہیں سمجھتا ایک الیکشن کی ہار سے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. شیخ صاحب آپ کی گفتگو سے اگر میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ یہ الیکشن اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پورے ملک میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں, سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں, تو کیا درست ہوگا؟ بالکل. اور میں خود اگر میرا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ بدلتے ہوئے حالات کو بہتر سٹڈی کریں, فری مائنڈڈ سٹڈی کریں. کسی اینکر کے یرغمالی نہ بنے. بہت بڑا چینل ہے, اور اپنی رائے اپنے فیصلے کریں. اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے, جو درگزر کرتا ہے, جو صلح کی پالیسی اختیار کرتا ہے. میں ملک کی سیاست کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ اگر 3 مہینے نواز شریف کھینچ لے تو اس کے پاس کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, ورنہ میں 3 4 مہینے میں گورنمنٹ فزیکلی کہیں ہے ہی نہیں ہے جی. کیوں؟ اور اس کی میں واضح مثال آج فرسٹ ٹائم آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جب میں ملتان سے آیا, خود نون کے ایم این ایز نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ بات کریں جی, کوئی راستہ نکالیں, کوئی ہماری. شیخ صاحب قربانی اس سے یعنی عید سے پہلے قربانی تو نہیں ہوئی, مگر آپ اس کے بعد ایک اور پیش گوئی کر رہے ہیں 3 مہینے کی. سر میں اندازہ دے رہا ہوں, میں کوئی پرومس نہیں ہوں. بکرا ہی داغی ہو گیا, اس کے سینگ گر گئے, اس کی دم گر گئی, وہ لیٹا ہوا ہے. جو اس کو کہو, جو سمری بھیجو وہ قبول کرتا ہے. مارے کو کون مارتا ہے؟ تو اب تو جھٹکے کا ٹائم ہے. اور دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا آدھا کراؤڈ کیوں بیٹھا. آپ نے کسی نے وہاں چینل کہا کہ 2 ہفتے سے آصف زرداری صاحب تشریف فرمائیں, کیونکہ ان کے ایکس منسٹر جا رہے ہیں. یہ تو تھوڑی سی ہماری کوتاہی ہے, میں اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں. میرا مطلب ہے سیاسی آدمی کا یہ سوچنا, کل یہ 3رے نمبر پہ تھے عامر ڈوگر, آج پہلے نمبر پہ ہے. سو یہ کہنا کہ بدلتے ہوئے حالات کو, میں سامنے دیوار پہ لکھا پڑھ رہا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت نہیں چل سکتی. ٹائم لے لیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پورا ٹینیور پورا کرنے جا رہے ہیں تو یہ خیال. شیخ صاحب یہ 3 مہینے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک بات اور آپ سے جاننا چاہیں گے, عموماً پاکستان کی تاریخ میں 3 مہینے کا ضروری نہیں کہ 3 مہینے ہی ہوں, 3.25 3.5 4 بھی ہو سکتے ہیں. جانا ہے اب مجھے آپ بند کر دیتے ہیں کہ اس عید پہ نہیں ہوئی تو 10ویں محرم پہ شام سب محتاط ہو رہے ہیں. محتاط پیشن کوئی کی ہے نا, اچھی بات ہے. چلے اچھا ایک سوال اور آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کی گفتگو عموماً بڑی دلچسپ ہوتی ہے, پھر آپ مجھے پوچھتے رہتے ہیں. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں جی, اب بتائیں بیٹے سنا. اچھا شکریہ. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی گفتگو سے ہم سب محظوظ بھی ہوتے ہیں, اس لیے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہیں کہ ہم سب اسے انجوائے بھی کر سکیں. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں عموماً جب کوئی کینڈیڈیٹ ہارتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے, میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور جعلی ووٹ پڑے. جاوید ہاشمی صاحب نے بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے صبح بھی یہ کہا بات کرتے ہوئے کہ اگر میں ہار بھی جاتا ہوں یا اگر نتائج میرے حق میں نہیں آتے میں اسے تسلیم کر لوں گا. شام میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر نتائج میرے حق میں نہیں آتے تو میں کھلے دل سے تسلیم کروں گا. کتنا اچھا, کتنا پازیٹیو میسج تھا یہ پاکستان کے لیے. بہت اچھا میسج ہے. انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا, اور اس کا ایک پارٹ یہ جو تھا بڑا پازیٹیو تھا. اور وہ ایک عمر, ہم سارے لوگ ہم سارے ایک کلاس کے لوگ ہیں. ہم ساروں نے سیاست ایک ہی وقت شروع کی. آپ تو ان کو حلف کے لیے شیروانیاں بھی دیتے رہے شیخ صاحب, ہمیں بھی پتا ہے. سوٹ دیے ہیں, انگلش سوٹ,
शेरवानियों का उस वक्त नया नया फैशन नहीं था, ज़ियाउल हक के दौर में बाद में आया। सूट टाई, रेड टाई और शूज और जुराबें दे के भेजा हल्फ उठाने के लिए, और मुझे खुशी है उन्होंने एक अच्छे जेस्चर का सबूत दिया है। लेकिन देखें, हालात इस कदर तेजी से बदल रहे हैं कि 2 महीने में 60 दिन, आप 60 दिनों में ये तसव्वुर करें कि 2/3 हुकूमत आज कहीं दिखाई नहीं दे रही, और ये कहना कि कुर्बानी पे कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन अगर कुर्बानी नहीं हुई सदका हो जाएगा, होना जरूर है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि ये इलेक्शन तो हो गए, अब आप इमरान खान के साहब के साथ कंटेनर पे मौजूद हैं, आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? अभी ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखें, अभी तो मुहर्रम में 10 मुहर्रम तक हम सुन्नी अहले तशिया दोनों मजलिसें करेंगे कंटेनर पे, 1 से 10 मुहर्रम तक कोई मौसीकी नहीं होगी। अच्छा, सोसखानी होगी। उलमाए दीनों को बुलाएंगे, चोटी के उलमा को, और उसके बाद एक दिन जो हम प्रोसेस कर रहे हैं सारे मुल्क में जाने का, एक दिन सारे मुल्क में धरना देंगे जी, एक दिन सारे मुल्क में कॉल देंगे, चौक चौराहा हर आदमी को कॉल देंगे, क्योंकि ये रोज बरोज जो है डिलीवरी सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो बड़ा इफेक्ट हो रहा है, और कंटेनर से नहीं जाएंगे जी जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं होगा। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिरगे के जो मुज़ाकरात चले आ रहे थे पिछले, कुछ तातुर का शिकार नजर आए थे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन भी, अब कुछ हतमी तौर पर मुज़ाकरात कुछ आगे बढ़ते हुए सुने, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि जिरगा एक मरतबा फिर आप लोगों से राब्ता कर रहा है। जिरगे वाले बड़े काबिल एहतराम है, रहमान मलिक साहब इस वक्त, सराजुल हक साहब तो बड़े बड़े, बाबा एक बात क्लियर है, जिरगा क्या करेगा? नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे रहा, हम इस्तीफे के बगैर जा नहीं रहे, तो फिर मुलाकात तो 0 पॉइंट पे ही है ना। आप जितने मर्जी उनके बयान ले लें, उनके नोट्स ले लें, उनका सब कुछ कर लें, अल्टीमेटली मैंने 6 महीने पहले कहा था कि भाई ये सख्त महीने होंगे, फैसले जो है वो बड़े एहसाब की जंग होगी। ये एहसाब की जंग गवर्नमेंट हारने जा रही है, और वो हारते हारते और बड़े बड़े अदारों को लपेट में दे रही है। सो आप अपने आप को रीशेड्यूल करें, रीवैम्प करें कि इसने नहीं चलना भाई, इतनी डाउनफॉल गवर्नमेंट के लिए। देखें, ये ऐसी गवर्नमेंट है जो इसको निकालने की कोशिश करेगा वो भी डूब जाएगा। शेख साहब, मियां साहब ने तो कल कह दिया है, कंडीशन रख दी, इस्तीफा अगर आप उनसे मांगते हैं तो शायद वो दे भी दें, अगर आप 1 करोड़ 60 लाख बंदा ले आए, क्योंकि इतने ही लोगों ने उनको वोट दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें सर जी, अब मैं अगर सारी पार्टियों का, कल खान साहब ने भी बात की है, 1 करोड़ 60 लाख बुरा था। अब एतजाज एहसन जैसे, मैं उस मीटिंग में था जो इस्लाहात की हुई, उसने कहा मेरी बीवी के पोलिंग स्टेशन में से जो बैग खुले हैं उसमें रद्दी थी, भूसा था, और जो इवन साद रफीक साहब के हलके में आपको पता है जो 200 बैग थे वहां 480 निकल आए हैं। देखिए, 4 हलकों का बड़ा टारगेट इमरान खान ने सोच समझ के लिया था, उसे टिप थी, उसे इंफॉर्मेशन थी कि भाई यहां सबसे बड़ा झुर्दू हुआ है, यहां सबसे बड़ा रेगमाल इस्तेमाल हुआ है। वो 4 से भागे, तो अब सारा मुल्क जो है वो इस लपेट में है, और दुआ करें कि ये सारे मसले बखूबी खैर व आफियत से तय हों। शेख साहब, आखिरी सवाल मुख्तसरन, आज के बाई इलेक्शन में किसी किस्म का हमने नहीं देखा कि कोई बेज़ाब्तगी नजर आई हो। आमिर डोगर साहब भी मुतमईन है, बाकी कैंडिडेट्स मुतमईन है, वही इलेक्शन कमीशन है जिस पर तहरीक इंसाफ उंगलियां उठाती रही है, और आप भी उनके साथ मौजूद रहे, क्या कहेंगे इस पर? सर जी, इस वक्त आपका कैमरा, काला कैमरा अंदर था, जहां जहां कैमरा अंदर होगा वहां कलंदर ही होगा, वहां फैसला अवाम का होगा। एक फौजी अंदर हो या एक रेंजर वाला बाहर हो और एक काला कैमरा अंदर हो, दुनिया की कोई ताकत धांधली नहीं कर सकती। काश ऐसे कैमरे और हों कि सैटेलाइट से दिखा दें आप कि जनाब ये हो रहे हैं और ये नहीं हो रहा। जिस वक्त काला कैमरा अंदर होगा और एक राइफल वाला बंदा अंदर या बाहर गेट पे होगा, इलेक्शन ठीक होगा। जिस वक्त ये दोनों चीजें नहीं होंगी, इलेक्शन में धांधली होगी। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे। NA 149 जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब मुनक्किद किया गया था, इंतहाई अहम मुकाबला इसे करार दिया जा रहा था जावेद हाशमी साहब के और आमिर डोगर, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे भी हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आज जो ज़िमनी इंतखाब मुनक्किद किया गया है मुल्तान में, सबसे पहले उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे पहले तो आप जरा ये शेख रशीद साहब ने जो मेरे बारे में कहा, इस पर अपनी राय देने देना। मेरी गैर मौजूदगी में वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये कहूंगा कि मेरे इलेक्शन के दौरान
कैमरा सफेद नहीं था, यही काला कैमरा मौजूद था और यही मीडिया था। और पूरा दिन किसी भी मीडिया के किसी भी कैमरे ने कोई ऐसा सीन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखाया जिसमें कोई इरेगुलरिटी हुई हो। और ये जो फिगर पेश कर रहे थे झूठ का पलंदा है, आज तक साबित कर नहीं सके। अब आ जाते हैं आज के इलेक्शन पे। देखिए अभी इंतखाबी नताइज आना बाकी हैं, काफी नताइज आ भी गए हैं। ये मुकाबला बुनियादी तौर पे जावेद हाशमी साहब और पीटीआई के दरमियान मैच था। इस हल्के से पीटीआई ने जावेद हाशमी साहब को 11 मई के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार बनाया और 11,000 वोटों की लीड हासिल की। हम यहाँ हार गए थे। ये पीटीआई की जीती हुई सीट है जिसपे अब उनके साथ मुल्तान के जो बड़े मौसर एक ग्रुप है, डोगर ग्रुप, उसने उनको ज्वाइन किया है अपने वोटों और नोटों समेत। सो ये मुकाबला डोगर ग्रुप का शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई की फुल सपोर्ट से जावेद हाशमी साहब ने लड़ा है। हमने लोकल लेवल पे जावेद हाशमी की मदद की है, मगर हमारी मरकजी सफ़े अव्वल की क़यादत या सफ़े दोम की क़यादत ने वहां जाकर काम नहीं किया, क्योंकि ये जो जंग थी बुनियादी तौर पे हाशमी साहब और इनके दरमियान थी। मैं समझता हूं कि ये पीटीआई रिजल्ट जो भी आए, पीटीआई को पॉलिटिकली शिकस्त हुई है कि कौमी असेंबली से वो इस्तीफे दे चुके हैं, यहां से वो 11,000 से जीते थे और अब एक ताकतवर मुकामी उम्मीदवार को साथ मिलाने के बावजूद अभी तक उनका मार्जिन बहुत नैरो है। अच्छा, वोटर टर्नआउट भी बहुत कोई ज्यादा अच्छा हमें मालूम नहीं यहाँ पर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? ये बाय इलेक्शंस में मेरे भाई हमेशा से रवायत है कि टर्नआउट हर बाय इलेक्शन में कम होता है। ये भी देखिए कि जावेद हाशमी साहब की सेहत के मसाइल हैं, उनका मद्दे मुकाबल माशाल्लाह सेहतमंद है, उनके मद्दे मुकाबल जो है वो अपना पैसा खर्च करने में और माल बनाने में शोहरत रखते हैं। जावेद हाशमी साहब के पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी सामने रखनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक ही फैसले होते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव चीज जिस पे हमने शेख रशीद साहब से भी कमेंट लिया वो ये कि अमूमन जब उम्मीदवार हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं हार जाते हैं तो अमूमन ये कहते हैं कि जी धांधली हुई है, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया कि उन्होंने ये कहा नताइज जैसे भी आएंगे मैं खुले दिल से तस्लीम करूंगा। आप क्या समझते हैं कि ये एक इंतहाई पॉजिटिव बात नहीं है आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि ये जावेद हाशमी का जिगरा है या उस सियासतदान का जिगरा हो सकता है जो सीजन पॉलिटिशियन है। यहाँ अगर जावेद हाशमी साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब आज रात ही धांधली का रोना रोना शुरू कर देंगे, शेख रशीद भी उनके हमनवाओं में शामिल होंगे। तो ये फर्क करता है। मैं ये जरूर कहूंगा पाकिस्तान की कौमी सियासत में जावेद हाशमी एक ही है। खालिद डोगर आते जाते रहेंगे, कौमी सियासत पे उनके आने जाने से जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता। यानी जावेद हाशमी साहब ने जो सबक आज दिया है वो बाकी सियासतदान नहीं पढ़ सकेंगे आपके ख्याल में? सारे नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि अभी हम इस काबिल नहीं हुए। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने जैसे फरमाया कि मुकामी क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की उसने जावेद हाशमी साहब को सपोर्ट किया, पूरी तरीके से सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? सफ़े अव्वल और सफ़े दोम की क़यादत जावेद हाशमी के साथ खड़ी क्यों नहीं हुई जबकि तहरीक इंसाफ खड़ी थी आमिर डोगर के साथ? ये बड़ा मजेदार सवाल है। मैं सोच रहा था आप ये सवाल करेंगे और मैं आपको क्या जवाब दूंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि थोड़ा साइकोलॉजिकली भी इसका जायजा लेना पड़ेगा। मखदूम साहब हमारी बेपनाह कोशिशों के बावजूद PMLN छोड़ गए थे। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ उन्हें अपने साथ अच्छा सलूक न करने की शिकायत थी जिनमें से बात जायज भी थी। मैं उसमें उसका गवाह रहा हूँ सारे प्रोसेस का। लेकिन हमें हमारी मुकामी क़यादत को हाशमी साहब के लिए PMLN के वोटर को हाशमी साहब की तरफ मबसूल करवाने के लिए एफर्ट करनी पड़ी है। और मेरा ख्याल है कि PMLN का वोटर फिर भी पूरी तरह मोटिवेट नहीं हो सका हाशमी साहब के हक में। और जहां तक ताल्लुक है PMLN का कि हमारी लीडरशिप वहां क्यों नहीं गई, क्योंकि हमने अपना टिकट इशू नहीं किया। जब कोई पार्टी अपना टिकट इशू करती है फिर वो एड़ी चोटी का जोर लगाती है। जब वो किसी की हमायत करती है तो तय करती है कि ये हमायत कितने दर्जे की हमायत होगी। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी हमायत की है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बुनियादी मुकाबला दो आजाद उम्मीदवारों के दरमियान था। एक आमिर डोगर साहब थे, एक जावेद हाशमी थे। एक को नून लीग सपोर्ट कर रही थी, एक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, जबकि सिर्फ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ऐसा था वाज़ेह तौर पर जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इंतखाबी सियासत के लिए ये कोई नुकसानदेह बात नहीं समझी जा सकती है कि पार्टीज वहां पर मौजूद नहीं थी, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद थे इंतखाबात में? नहीं, इसको आप इस तरह देखें, इसके 3 पहलू हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुझे मालूम नहीं है कि कितने वोट हैं। उनके लिए लम्हा फिक्री है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो क्या हासिल किया।
वो कहाँ खड़े हैं सियासी तौर पे, क्योंकि उन्होंने टिकट जारी किया था। जहां तक डोगर साहब का ताल्लुक है, उनका निशान खरगोश जरूर था, लेकिन उनके लिए इमरान खान साहब उनकी मदद को खुद गए और 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, और उन्होंने बाकायदा बड़ा धांसू किस्म का कई करोड़ रुपए लगा के एक जलसा किया जहां डोगर साहब स्टेज पे मौजूद थे। जावेद हाशमी साहब को मुस्लिम लीग की लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने बेशक सपोर्ट किया, मगर हमने उनके हक में कोई रैली, कोई जलसा नहीं किया, उस तरह की सपोर्ट नहीं दी। जहां तक आपका सवाल का जो असल पार्ट, जो अगला पार्ट है, आपने कहा कि इससे सियासी जमातों ने टिकट नहीं दिए तो इससे पॉलिटिकल कल्चर पे क्या असर पड़ेगा। ये होता रहता है पॉलिटिक्स में, कभी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट जारी करती हैं, कभी होल हार्टेड इलेक्शन लड़ती हैं, कभी वो किसी की मदद करती हैं और पूरी तरह उस तरह से सपोर्ट नहीं करती हैं। अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी है। ख्वाजा साहब, अभी आपके पुराने साथी शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये फरमा रहे थे कि ये जो इलेक्शन है, साहब के पुराने साथी, मैं इनका साथी कभी नहीं रहा। अच्छा, अब नून लीग का हिस्सा तो रहे हैं ना? हाँ जी, नून लीग का, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं, उस मुस्लिम लीग का हिस्सा भी रहे हैं जो ज़ियाउल हक साहब ने पैदा की थी। फरमाएं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं मुस्तकबिल की पाकिस्तानी सियासत के लिए, और आज ये बात कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, ये अपना वक्त पूरा नहीं कर सकेगी और हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि यहाँ पर जावेद हाशमी को शिकस्त हुई है। देखिए, शेख रशीद साहब को सीरियसली मैं तो लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक बुनियादी तौर पे एक्टर हैं और मुकालमे बोलते रहते हैं, और उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं आता कि पिछला मुकालमा जो बोला था उस पर तो चीज पूरी नहीं हुई, उन्हें एम्बेरसमेंट भी नहीं होती है। उन्हें अब डायलॉग्स बोलने दें, वो इस पाकिस्तानी सियासत में एक मज़ाहिया अदाकार के तौर पे मौजूद हैं, उन पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसके अलावा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी बकरा जो है वो ज़िबा नहीं हुआ मगर उसकी दुम गिर गई, उसकी सींगे गिर गई, अब झटके का वक्त आ गया है। अच्छा, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि हम तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, कुर्बान किए भी जा सकते हैं, कुर्बान हो भी सकते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब कुर्बानी के काबिल नहीं रहे। अच्छा ख्वाजा साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी आपसे, वो ये कि इस वक्त वैसे तो आमिर डोगर साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर सपोर्ट उन्हें किया। कहा जा रहा था, ज्यादातर माहिरीन ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिंदगी और मौत का मसला हो सकता है, क्योंकि जावेद हाशमी साहब उनको छोड़ गए। उनके लिए ये कितना पॉजिटिव, कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वो आवाम को दे पाएंगे अगर जावेद हाशमी हार जाते हैं और आमिर डोगर साहब जीत जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बैक कर रही थी। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जिसमें जावेद हाशमी को वो गिराते हैं और करप्शन में लुथड़े हुए लोगों को वो अपनी उम्मीदवार बनाते हैं, स्टेज पे खड़ा करते हैं, और मजे की बात ये उनकी खुल्लम खुल्ला मदद करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इन करप्ट लोगों के जरिए इनकलाब लाऊंगा। उनको नया पाकिस्तान, इमरान खान को इस तरह का नया पाकिस्तान, उन्हीं को मुबारक। अच्छा, आज मखदूम जावेद हाशमी साहब ने जब मीडिया टॉक की उस वक्त तकरीबन कोई 20% रिजल्ट आया होगा या 25% रिजल्ट आया होगा, और उन्होंने कहा कि अगर कोई जीतेगा तो वो खुले दिल से कबूल भी करेंगे। अगर इस मौके पर वो ये कह देते कि मैं जीत रहा हूं और मुझे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो, तो आप समझते हैं कि जैसी तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी और एक रद्द-ए-अमल आया था, इस वक्त भी वो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था? हाँ जी, इमरान खान साहब से तो कुछ बईद नहीं है। उनको जब वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन फेयर होते हैं, और जब वो हार जाते हैं तो धांधली 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 का रोना डाल देते हैं। तो उनसे तो कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक दरख्शां चैप्टर है, लेकिन मेरा अपना पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर यह तज्जिया है कि उन्होंने इस्तीफा देने में जल्दी की। मैंने ये बात उनसे की भी थी, लेकिन चूंकि वो अपने फैसले खुद फरमाते हैं, बल्कि हम उन्हें कहा करते हैं वो वन मैन आर्मी है, फैसला कर लेते हैं और फिर उस पर खड़े हो जाते हैं और खतरात से खेलने वाले आदमी हैं। तो ये उन्होंने फैसला किया। मजे की बात यह है कि जिन लोगों के साथ मिलकर इस्तीफा दिया वो अपने इस्तीफों के लिए स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने पेश होने से गुरेजा है, और जिनके कहने पर रिजाइन किया वो इलेक्शन लड़के, और आप उनके इलेक्शन के नताइज का ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो हाशमी साहब बाहर निकल आए वहां से। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ये फरमाइएगा कि वैसे आमिर डोगर साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं और बज़ाहिर वो आगे भी नजर आ रहे हैं। अभी तक जो नताइज सामने आया है, पीटीआई तो बायकॉट कर चुकी है, सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अमूमन आज़ाद उम्मीदवार ये होता है कि हुकूमती पार्टियों का रुख करते हैं जब वो जीत जाते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून उनको एक्सेप्ट कर सकेगी अगर वो मुस्लिम लीग नून में आना चाहें तो? वैसे आप लोग बातें रिपीट करके सुनाते हैं सियासतदानों की, और सुनानी भी चाहिए।
میرا ووٹ ان کے خلاف کاسٹ ہوگا. مسلم ان کو ایسے لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اگر رائے لی گئی کبھی یہ اسٹیج آئی میں ان کے خلاف ووٹ کاسٹ کروں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف سے عامر ڈوگر صاحب کو سپورٹ ضرور کر رہی ہے، لیکن یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف NA 149 کے انتخاب کا بائیکاٹ ضرور کر چکی ہے اور ان کا اپنا کوئی ذاتی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا گیا تھا، لیکن بھرپور طریقے سے عامر ڈوگر جو کہ NA 149 کے انتخاب میں حصہ لے رہے تھے ان کو سپورٹ ضرور کیا گیا تھا. جی ہاں، اور آج کے انتخابات کو جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت اہم انتخابات ہوں گے، شاید اتنے اہم تو نہیں مگر دلچسپ انتخابات ضرور ہیں. اور آج جو گفتگو کی ثنا جاوید ہاشمی صاحب نے، اس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہا کہ یہ انہی کا جگرا تھا کہ انہوں نے اس موقع پر جب ابھی ریزلٹس آنا شروع ہی ہوئے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ ٹرینڈ ان کے خلاف جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جیتے گا میں اس کی حمایت کروں گا. اور انہوں نے بڑی اہم بات یہ کی کہ ان کا جو مقصد تھا کہ کنٹینر کے اوپر سے یا ایجوکیشن کی سیاست سے نظام کو نہیں بدلا جا سکتا، ملک کے حالات کو نہیں بدلا جا سکتا، آپ کو سسٹم میں آنا پڑے گا. تو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ تحریک انصاف اس انتخابات میں عامر ڈوگر کو سپورٹ کر رہی تھی اور تحریک انصاف ایک طرح سے اس الیکشن کا حصہ تھی سسٹم کے اندر. بختیار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے تحریک انصاف سے اپنے اصولوں پر علیحدگی اختیار کی، اب انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اگر وہ ہار جاتے ہیں تو کتنا بڑا اور کس قسم کا یہ سیاسی پیغام ہوگا پاکستانی سیاست میں؟ میرے خیال میں دیکھیے، اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے ہمیشہ اس کا، اور وہ یہ کہ کوئی ایک امیدوار ہارے گا اور کوئی ایک امیدوار جیتے گا. جاوید ہاشمی صاحب اگر ہار جاتے ہیں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا، کیونکہ یہ PTI کی سیٹ تھی اور جاوید ہاشمی صاحب اس سیٹ سے PTI کے ٹکٹ پر ہی کامیاب ہوئے تھے. اس لیے PTI کا اثر ظاہر ہے یہاں پر ہے، اور پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح سے PTI نے کیمپین کیا، اس طرح PTI کو یہاں سپورٹ حاصل ہے، تو اس بات کے امکان بالکل موجود ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب ہار جائیں. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو PTI پہ ریفلیکشن جس کا جاتا ہے کہ وہ سارا وقت 14 اگست سے انہوں نے پورے ملک میں ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے اس بات پر کہ یہ نظام بہت خراب ہے، وہ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے آزادی دلانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو دعوے وہ کرتے رہے، جو تاریخیں دیتے رہے. مگر اب انہوں نے اسی نظام میں حصہ لیا ہے الیکشنز میں، اسی قومی اسمبلی میں وہ جانا چاہ رہے ہیں. خود تو نہیں گئے لیکن ان کے ایک سپورٹر عامر ڈوگر صاحب اسی قومی اسمبلی میں جائیں گے. اور جس طرح سے PTI نے یہاں حصہ لیا اور عامر ڈوگر صاحب کو جس طرح سپورٹ کیا، حمایت کی ان کی، تو وہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کیے. یا تو وہ اس نظام کو ایکسیپٹ کر لیں اور جو کچھ کرنا ہے، جو اچھی باتیں کہتے رہے ہیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس نظام میں، ان اچھی باتوں کے لیے وہ اسی نظام میں رہ کر اسی قومی اسمبلی کے ذریعے کریں. مثلا انتخابی اصلاحات ہیں جو بہت ضروری ہیں اور اس پر شاید کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ہی کریں. جی اب عامر ڈوگر صاحب اگر جیت جاتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب اگر فرض کرے جیت جاتے ہیں تو ایک سوال، بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا عامر ڈوگر صاحب ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار رہیں گے کی حیثیت سے قومی میں بیٹھیں گے، ایک امیدوار رکن، آزاد رکن کی حیثیت سے، یا وہ PTI جوائن کریں گے؟ اگر وہ PTI جوائن کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف تو PTI نے اپنے لوگوں سے استعفے دلوائے ہوئے جنہیں منظور نہیں وہ ہونے دے رہے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسے آدمی کو شامل کرواتے ہیں پارٹی میں جو ابھی الیکشنز لڑ کے آئے ہیں. یہ تضاد PTI کا ویسے موجود تو ہے لیکن یہ بہت دلچسپ تضاد ہوگا. اس کا فیصلہ ظاہر ہے عامر ڈوگر صاحب فوری طور پہ تو نہیں کر سکتے، اگر وہ جیت گئے تو جیتنے کے کچھ دنوں بعد کریں گے، مگر اس پر پھر PTI کو بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اسی طرح کی پالیسیاں اپنائیں گے. ادھر صاحب ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہوگا، آپ سے درخواست کریں گے اور عارف نظامی صاحب سے بھی کہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس ضمنی انتخابات میں سوائے پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے، مگر تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تینوں ہی اس میں ایکٹیو بھی تھیں. تو ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے اور مستقبل کی سیاست اس الیکشن کے بعد کیا اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
इस बयान के बाद तासुर ये उभरा कि शायद जावेद हाशमी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, जिसके बाद एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि शिकस्त हमने तस्लीम नहीं की, उन्होंने तस्लीम नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बात उसूली तौर पर की है, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कही है। और उन्होंने अपने उसूली तौर पर कहा कि जो भी जीतेगा मैं उसको मुबारकबाद दूंगा और नताइज को कबूल करूंगा। यानी उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस पर अपने एतमाद का इजहार किया था, शिकस्त कबूल नहीं की। लेकिन जावेद हाशमी साहब की जो गुफ्तगू हमने सुनाई है, इस पर ही बात करेंगे। इदरीस बख्तियार साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस साहब, जो गुफ्तगू जावेद हाशमी साहब से ने की है, इंतहाई खुले दिल के साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं हार भी जाता हूं तो नताइज तस्लीम कर लूंगा, कितनी पॉजिटिव बात है ये? एक बहुत पॉजिटिव बात है और इसमें तमाम सियासतदानों के लिए एक सबक भी है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करना सीखें। जब होता ही है हमारे मुल्क में कि जो लोग सीट जीत जाते हैं वो तो कहते हैं कि हमारे इलेक्शन में तो कोई धांधली नहीं हुई, जहां वो हार जाते हैं वहां वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि धांधली हुई है और हमें हरा दिया गया। मिसाल के तौर पे अगर पीटीआई को देखें तो सूबे सरहद में पीटीआई नहीं इस बात को तस्लीम करती, ना इस बात पर कोई शोर मचाती है कि वहाँ कोई धांधली हुई है, ना वहाँ से लोग इस्तीफे देने की बात करते हैं। जावेद हाशमी साहब ने जो बात ये कही है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से अब तक सियासत करते रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि इलेक्शंस में हार जीत होती रहती है और ये एक बड़े दिल की बात है और इसमें तमाम सियासतदानों को इससे सबक लेना चाहिए। उनके लिए सबक है कि वो जब कभी हार जाएं तो उसे तस्लीम कर लें और अगर जीत जाएं तो दूसरे जो हार जाएं वो उनकी जीत तस्लीम कर लें। ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। आरिफ साहब, जैसे कि जावेद हाशमी साहब ने तो ये कहा कि जो भी जीतेगा मैं उससे खुले दिल से उसकी जीत को कबूल करूंगा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद क्या था इस इलेक्शन में आने का। अवामी तहरीक पहले इलेक्शन में जाने का फैसला कर चुकी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करने का अंदिया दे चुकी है। तहरीक इंसाफ असेंबलियों से इस्तीफा भी दे रही है, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर जाने की बात कर रही है मौजूदा इस सेटअप के अंदर। मगर जावेद हाशमी ने यह कहा कि मैंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर पीपल्स पार्टी को माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ को अमली तौर पर इलेक्शन में शामिल कर दिया, तो ये उनकी फतह है। उन्होंने ये बताया कि ये उनकी फतह है कि वो जिस पॉइंट पर मौजूद थे, जो उनका स्टैंड था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन जो है एक किस्म का मैं तो इसको लिखता हूँ कि जमहूरियत पर रेफरेंडम है। एक दूसरा इस बात से ये साबित होता है कि सियासत और अखलाकियात जो है, मॉरलिटी, उसका बहुत कम तल्लक होता है। इमरान खान साहब जो है वो भी किसी बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं है। डोगर साहब जो है एक ऐसी सियासी जमात के साथ तल्लक है उनका उनके वालिद साहब का, उनके भाई का, और इलेक्शन भी लड़ते रहे जो कि उनके नजदीक लुटेरे हैं और पुरानी सियासत जिसको वो खत्म करना चाहते हैं उसका हिस्सा है। एक दूसरे ये कि इमरान खान साहब कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन फ्रॉड है, ये इलेक्शन फ्रॉड है था जो मई 2013 वाला था, ये सारा सिस्टम ही गलत है जो मौजूदा इलेक्शन का, इसको तब्दील करने के वो दाई हैं। अब उन्होंने ये खुल्लम खुल्ला डोगर साहब को सपोर्ट करके इस बात पर मोहर तस्दीक सब कर दी है कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें जो ट्रेंड था कि ये पीटीआई की सीट थी, उस वक्त जीती थी जावेद हाशमी का, ये पेट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, अब भी वहां से दोबारा वो जीत गए। तो इस लिहाज से ये एक बात हुई। दूसरे ये मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि मुझे याद है मैं भुट्टो साहब के दौर में पंजाब में काफी बाई इलेक्शन हुए थे। ज़हूर अलाई साहब का गुजरात में हुआ था जो हार गए थे। एक भी बाई इलेक्शन जो है सिटिंग गवर्नमेंट नहीं हारती थी, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो लगा दी जाती थी वहां, और एक जगह पे इलेक्शन हो तो उसको यानी स्विंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हुकूमत ने ये इलेक्शन भी होने दिया, इसी इलेक्शन कमीशन में कहा और बताया जो आपके सामने है। तो खान साहब को, जैसा कि यहाँ पहले भी कहा गया, खान साहब को नविश्ता दवार पढ़ के इस मुल्क के ऊपर जो अजियत ताज़ा तारी है 2 महीने से, उन्होंने जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी उन्होंने की हैं खान साहब ने। अब बेहतर यह है कि इस्तीफों वाला अपना फैसला जो है वापस लें, डोगर साहब को भी हरप उठाने दें, उनको अपनाएं और बैठ के वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो आईनी तरामीम और कानून में जो तब्दीली की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन को फाल बनाने, उसमें तब्दीलियां लाने, चीफ इलेक्शन कमीशन की इंतखाब में मुमकिन मुआवन साबित हो ताकि वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हो। इसी तरह जो लोकल बॉडीज के इंतखाबात हैं उनको मुमकिन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली
सूबा बनाएं और इस मुल्क में सिस्टम को चलने दें। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, एडिटर इन चीफ पाकिस्तान टुडे, और इदरीस बख्तियार साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। तजज़िया आपने सुना। सना, वो कहते हैं ना कि मक्तल में कोई किस धश्ते गया वो शान सलामत रहती है। तो जावेद हाशमी साहब ने जो अपना बयान दिया है कि उनका मकसद जो था वो मकसद पूरा हो गया, वो इलेक्शन हारे या जीते ये एक अलग बात है। इंतखाबात में हार और जीत जो है वो इंतखाबात का हिस्सा होती है। हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।